हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं आपको जो हमने मिडल इंग्लिश पीरियड किया था, मिडल इंग्लिश पीरियड में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी या फिर उस टाइम में की जो राइटिंग थी, राइटिंग में जैसे पोइट्री थी, सपोज करो पोइट्री में कौन कौन सी फॉर्म यूज़ की गई थी, किस तरह की पोइट्री उस टाइम पे लिखी गई थी, तो वो जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। जैसे कि दो इसमें मेन टर्म थी, डॉम्सडे बुक। डॉम्सडे बुक क्या थी, मैग्ना कार्टा क्या था, और एलिट्रेशन हम किसको बोलते हैं जो कि पोइट्री में यूज़ की जाती है। उसके बाद रोमांस क्या होता है, क्रॉनिकल्स किसको बोलते हैं, एलेग्री क्या होती है। ये सब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यहाँ पे मिडल इंग्लिश पीरियड के साथ आपको समझनी ज़रूरी है, बिकॉज उस टाइम में यही चीज़ें ज़्यादा लिखी गई थी और इन्हीं फॉर्म में, जैसे एलिट्रेशन या एलेग्री फॉर्म में बहुत ज़्यादा लिखा गया था। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। हम सबसे पहले डॉम्सडे बुक डिस्कस करते हैं कि डॉम्सडे बुक एग्जैक्टली क्या थी। डॉम्सडे बुक जो है, इसका क्या है कि रिटन इन लैटिन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यह एक बुक थी जो उस टाइम पे लिखी गई थी। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हिस्ट्री क्लियर कर देती हूँ कि ये बुक कब लिखी गई और कैसे लिखी गई थी। जैसे कि आपको पता है कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो विलियम वन, या फिर जिसको हम विलियम द कॉन्करर भी बोल देते हैं, उन्होंने जब इंग्लैंड पे रूल करना शुरू किया, जब उन्होंने ये इंग्लैंड को कॉन्कर किया, तो उस टाइम पे क्या था, किंग बनने के बाद जो विलियम वन थे, उनका जो मेन पॉइंट था, उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि आप पूरे इंग्लैंड में जाओ, इंग्लैंड में जाकर आप अच्छे से सर्वे करो और पता लगाओ कि किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी विरासत है, क्या उसके लिए उस विरासत का या उस ज़मीन का, उस लैंड का वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो सब उन्होंने अपने लोगों को बोला कि मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए सब चीज़ों का। तो जब वो रिकॉर्ड बनाया गया, उस रिकॉर्ड को ही डॉम्सडे बुक के नाम से जाना जाता है। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अभी हम इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बुक थी, इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। द बुक वॉज नॉन बाय द इंग्लिश एज डॉम्सडे, मतलब कि इंग्लिश लोगों के द्वारा इंग्लिश में इसको डॉम्सडे के नाम से जाना जाता था इस बुक को। और डॉम्सडे वर्ड का क्या मतलब था, द डे ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट वाला जो दिन था। मतलब क्या, इस बुक को डे ऑफ जजमेंट भी बोला जाता था। वी ऑल्सो कॉल्ड इट, तो इस बुक को और किस नाम से जाना जाता है, द बुक ऑफ जजमेंट, मतलब कि इसको डॉम्सडे बुक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि वट इज द बुक ऑफ जजमेंट, तो वही डॉम्सडे वाला आंसर आपने रखना है, बिकॉज दोनों को, ये इसका सेकंड टाइटल है, डॉम्सडे बुक का सेकंड टाइटल है द बुक ऑफ जजमेंट। आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसको द बुक ऑफ जजमेंट क्यों बोलते हैं। आगे क्या है कि बिकॉज इट्स डिसीजंस आर अनऑल्टरेबल, क्योंकि इसके जो डिसीजन थे वो अनऑल्टरेबल थे। अनऑल्टरेबल मतलब कि अनचेंज, जिनको चेंज नहीं किया जाता था। जो एक बार उस बुक में लिख दिया कि इसके पास इतना पैसा है, इतनी ज़मीन है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते थे, वो एज इट इज़ रहेगा। आगे क्या है, द बुक इज द रिकॉर्ड ऑफ द ग्रेट सर्वे ऑफ मच ऑफ इंग्लैंड, कि ये बुक के बारे में है आगे कि बुक क्या था। बुक एक तरह से एक रिकॉर्ड थी। किस चीज़ का रिकॉर्ड थी, एक सर्वे का रिकॉर्ड थी जो कि ज़्यादातर इंग्लैंड में किया गया था। और ये जो सर्वे था वो कब कंप्लीट हुआ, 1086 में। 1086 में सर्वे कंप्लीट हुआ था। और इस सर्वे में क्या था, पूरे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे इंग्लैंड का सर्वे किया गया था कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उसी चीज़ के सर्वे को जब एक बुक में एक जगह लिखा गया, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, हम डॉम्सडे के नाम से जानते हैं। उस बुक को डॉम्सडे बुक बोला जाता है। आगे क्या है, द सर्वे वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर विलियम वन, कि ये जो सर्वे है वो विलियम वन के लिए या फिर विलियम द कॉन्करर, उनके लिए किया गया था। आगे क्या, द मेन पर्पज ऑफ द सर्वे वॉज टू डिटरमाइन हु हेल्ड व्हाट, कि इस सर्वे का मेन मकसद क्या था, ये पता लगाना था कि किसके पास क्या क्या है।
हु हेल्ड व्हाट, कि किसके पास कितना संपत्ति है, एंड व्हाट टैक्सेस हैड बीन लाइबल अंडर एडवर्ड द कॉन्फेसर। और इंग्लैंड के जो पहले राजा थे, इंग्लैंड के पहले राजा कौन थे, एडवर्ड द कॉन्फेसर, कि एडवर्ड द कॉन्फेसर के टाइम पे उन लोगों को कितना टैक्स पे करना पड़ता था, मतलब कि जो उनकी संपत्ति थी, अपनी संपत्ति के लिए वो कितना टैक्स पे कर रहे थे, ये सब पता लगाने के लिए ही ये सर्वे किया गया था। आगे क्या है, द जजमेंट ऑफ द डॉम्सडे वॉज फाइनल। और जो डॉम्सडे की जजमेंट थी, जो लोग थे जिन्होंने ये सर्वे किया था, उन्होंने जो भी डॉम्सडे बुक में लिखा था वो फाइनल था, उसमें किसी तरह की चेंज, किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जाता था। सो ये इसकी माइन्यूट डिटेल थी। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ओवरव्यू में क्या आएगा कि डॉम्सडे बुक किसको बोला जाता है, डॉम्सडे बुक बोला गया है कि जब विलियम द कॉन्करर, जब उन्होंने इंग्लैंड पे रूल करना शुरू किया तो उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करके एक सर्वे कराया, एक रिकॉर्ड तैयार करवाया कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी जागीर है, कितनी जमीन है। और ये पता लगाओ कि किन लोगों से एडवर्ड द कॉन्फेसर कितना टैक्स लेता था। उन सब चीज़ों को जब एक जगह पे लिखा गया, उन सब चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके रिकॉर्ड बनाया गया, उस रिकॉर्ड को ही डॉम्सडे बुक के नाम से जाना जाता है। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं मूव करती हूँ सेकंड टर्म की तरफ। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, मैग्ना कार्टा। कि मैग्ना कार्टा अब क्या है, तो मैग्ना कार्टा में क्या आएगा, ऑल्सो नोन एज ग्रेट चार्टर। मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है, रिटन इन लैटिन। इसको भी लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। एक बात आप हमेशा याद रखना कि इस टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क थे, वो सब कौन सी लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे। क्योंकि इसके बाद अभी तक सारा लैटिन लैंग्वेज में था, जब चौसर एज आएगी, चौसर एज में आकर इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हुई थी। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चौसर की एज से शुरू हुआ था। इससे पहले नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी तब, और उससे पहले नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले ओल्ड इंग्लिश यूज की जाती थी, बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो लैटिन लैंग्वेज ही थी। ये वाली बुक भी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई। आगे क्या है, द मैग्ना कार्टा वॉज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूरोपियन हिस्ट्री। ये जो मैग्ना कार्टा है ये यूरोप की हिस्ट्री में पहला लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला संविधान है जिसको कि रिटन फॉर्म में लिखा गया था। आगे क्या है, इट इज अ रॉयल चार्टर ऑफ राइट्स अग्रीड बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एट रनीमीड नियर विंसर। मतलब क्या है, इट इज अ रॉयल चार्टर। ये एक रॉयल चार्टर था जिसमें, जो कि किसके बारे में था, राइट्स के बारे में था। ह्यूमन बींग्स के जो बेसिक राइट्स होते हैं उन राइट्स के बारे में ये चार्टर था, जिसको कि किंग जॉन ने अग्री किया था, जिसके साथ जो किंग जॉन थे उन्होंने अपनी सहमति जताई थी जब वो विंसर के पास रनीमीड नाम के एक प्लेस पे थे। वहां पर किंग जॉन ने इस चार्टर को अपनी सहमति दी थी। और ये सहमति कब दी गई थी, 15 जून 1215 में, 15 जून 1215 में। आगे इसमें क्या है, एक आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ, यहाँ से आपको कंफ्यूजन भी हो रही होगी। मैग्ना कार्टा बेसिकली कैसे है कि जो किंग जॉन थे उस टाइम पे जब वो रूल कर रहे थे, उस टाइम पे इंग्लैंड में बड़ी ही अशांति फैली हुई थी। काफ़ी सारे टैक्सेस लोगों के ऊपर लगाए गए थे जो कि वहाँ की पॉपुलेशन को भरना बड़ा मुश्किल हो गया था। जो बैरन्स थे, जो सामंत थे वहाँ के, उनको बिना किसी मतलब के इम्प्राइजनमेंट मिलती थी, सज़ा दे दी जाती थी, कारावास में उनको डाल दिया जाता था। चर्च के ऊपर जो किंग था, किंग का अधिकार था, चर्च के अपने कोई रूल, अपने कोई राइट्स नहीं थे। तो मतलब वहाँ की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे बिल्कुल ही परेशान हो चुकी थी। इसीलिए ये एक आंदोलन किया गया था, एक रिबेल किया गया था किंग के अगेंस्ट। तो उसको एक चार्टर बनाया गया जिसमें कि सभी उनकी जितनी भी डिमांड्स थी, जितने भी राइट्स थे, जो भी वो राजा से मनवाना चाहते थे, वो सब उस चार्टर में लिखा गया। उस मैग्ना कार्टा ये जो है इसमें लिखा गया कि हमारे ये अधिकार हैं, ये हमें मिलने चाहिए। तो वो जो एक उन्होंने अपना मतलब जो एक प्रपोजल तैयार किया था
उस पे उनको राजा के सिग्नेचर चाहिए थी, राजा की सहमति चाहिए थी, ताकि वो जो उनका रिबेल है वो ख़त्म किया जा सके। तो ये 1215 में किंग जॉन ने इंग्लैंड के रनीमीड नाम के जो स्थान था वहाँ पर इस जो ये जो इनका प्रपोजल था इसको अग्री किया, इसको अपना कंसेंट दिया था। तो वही यहाँ पे बताया गया है। आगे इसमें बताया है कि कौन कौन से राइट्स थे, वो भी आपको पता होना चाहिए कि उनकी डिमांड्स क्या क्या थी। सो आगे क्या है, It drafted to make peace between the unpopular king and a group of rebel barons. ये जो चार्टर था ये किस लिए बनाया गया था, ताकि जो अनपॉपुलर किंग थे और जो पॉपुलेशन थी, जो बैरन्स थे, उनके बीच में शांति को स्थापित किया जा सके। इट प्रोमिस्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चर्च, और इसमें क्या क्या लिखे गए थे, अभी ये रूल रेगुलेशन बताई गई है कि इसमें क्या था, कौन कौन से इन्होंने अपने प्रपोजल रखे थे कि प्रोटेक्शन ऑफ चर्च, की चर्च की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मतलब कि चर्च की जो प्रोटेक्शन है, चर्च के ऊपर भी राजा का जो अधिकार है वो नहीं होना चाहिए, चर्च के जो अपने रूल रेगुलेशन है या चर्च के जो अपने अधिकार हैं वो चर्च को मिलने चाहिए, ना कि चर्च भी राजा के अंडर आना चाहिए। आगे क्या है, प्रोटेक्शन फॉर द बैरन्स फ्रॉम इलीगल इम्प्राइजनमेंट। जो बैरन किसको बोलते हैं, सामंत जो थे, कि जो सामंत थे उनको जो इलीगल इम्प्राइजनमेंट दी जाती थी, उनको जो कारावास में रखा जाता था, उससे प्रोटेक्शन चाहिए। अगर किसी की गलती है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बट अगर आप बिना किसी गलती के भी इम्प्राइजनमेंट दोगे, मतलब कि डिक्टेटरशिप करोगे, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। वो चीज़ इसमें लिखी गई थी, इस मैग्ना कार्टा में वो भी लिखा गया। असेस टू स्विफ्ट जस्टिस होना चाहिए, एंड लिमिटेशंस ऑन फ्यूडल पेमेंट टू द क्राउन, और जो लिमिटेशंस होनी चाहिए किस चीज़ पे, फ्यूडल पेमेंट, कि ये जो टैक्सेस लिए जाते थे, ये जो सामंत शाही के नाम पे जो टैक्सेस लिए जाते थे उन पे लिमिटेशंस लगानी चाहिए, क्योंकि राजा ने तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। सो इतना लोगों को भरना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बोला था कि उन टैक्सेस पे भी लिमिटेशंस होनी चाहिए, उनको लिमिटेड करना चाहिए। सो वही इन्होंने अपने सारे प्रस्ताव रखे, अपने प्रपोजल रखे। सो मैंने आगे लिखा है कि इन शॉर्ट मैग्ना कार्टा इम्पोज लीगल लिमिट्स ऑन द किंग्स पर्सनल पावर। अगर हम शॉर्ट में बोले तो मैग्ना कार्टा क्या था कि जो किंग की पर्सनल पावर थी उनको एक तरह से लिमिटेड कर दिया गया था। मतलब अब जब तक ये मैग्ना कार्टा नहीं आया था, ये रिबेल नहीं हुआ था, सब कुछ राजा के हाथ में था, चर्च उसके अंडर था, जितने भी टैक्सेस थे वो अपनी मर्जी से टैक्सेस ले रहा था लोगों से, और लोगों को भरने भी पड़ते थे वो टैक्सेस, और जितनी भी पावर्स थी, मतलब कि आप ये लगाओ कि किंग के हाथ में थी। सो ये जो मैग्ना कार्टा था इसमें क्या किया गया था, एक प्रपोजल रखा गया था राजा के सामने कि चर्च को उसकी शक्तियाँ मिलनी चाहिए, जो मतलब ये जो जितने भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं कि ये सब होना चाहिए। इन शॉर्ट वही मैंने आपको लास्ट में लिखा है कि राजा की जो शक्तियाँ थी, राजा की जो पावर्स थी, उनको लिमिटेड कर दिया था। उनको बोला था कि जो राजा है उसको सुप्रीम नहीं माना जाएगा, उस जितने भी जैसे किंग चर्च अपने डिसीजन खुद लेगा, और हर चीज़ का एक नियम होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही राजा को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट ही वो अपनी आगे कार्रवाई करे। सो यही इस मैग्ना कार्टा में लिखा गया था। हालांकि एक बार के लिए तो जो किंग जॉन थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, इस पे साइन कर लिया था, ताकि जो रिबेल है उसको दबाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। बट बाद में वो अपनी जो करे हुए उनके प्रॉमिस थे, जो वो अग्री किया था, अपना कंसेंट दिया था, उससे वो बाद में जाके मुकर भी जाते हैं, वो उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। सो आगे बहुत कुछ इनका चलता है। आपको बस बेसिकली इतना पता करना है कि मैग्ना कार्टा क्या था और डॉम्सडे बुक क्या थी। सो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या था। मैग्ना कार्टा एक ऐसा प्रपोजल था जिसमें कि राजा की शक्तियों को, राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। काइंड ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशन ही था, जो कि किसके द्वारा पेश किया गया था, बैरन्स के द्वारा, रेबल बैरन्स के द्वारा प्रपोज रखा गया था राजा के सामने। डॉम्सडे बुक आपको पता चल गई। अब हम बात करेंगे पोइट्री में कि पोइट्री की कौन कौन सी फॉर्म थी जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में यूज की गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन बेसिकली क्या होता है? एलिट्रेशन बेसिकली होता क्या है? द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली
initial consonant sound in two or more neighboring words or syllables called alliteration। मतलब कि एक लाइन लिखी गई है, उस लाइन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है, कोई भी वर्ड है, वर्ड का जो फर्स्ट अक्षर है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, जब बार बार वो कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही होगी, उसको इन्होंने बोला है एलिट्रेशन। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको नीचे एग्जाम्पल्स मैंने जो लिखे हैं उनके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक, व्हेन आई डू काउंट, काउंट में कौन सी साउंड आ रही है यहाँ पे, के साउंड। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक, क्लॉक में भी कौन सी साउंड है, के साउंड है। सो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे भी के साउंड आ रही है, यहाँ पे भी, तो ये क्या हुआ, के साउंड की रिपीटिशन हो रही है। और के क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है ना। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दैट टेल्स द टाइम्स, टेल्स टाइम्स, तो यहाँ पे टेल्स में टी की साउंड, और यहाँ पर किस चीज की, टाइम में भी किसकी साउंड आ रही है, टी की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि टेल्स था, टेल्स में टी की साउंड थी और टाइम में भी टी की साउंड है। तो मतलब अब यहाँ पर कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, टी साउंड रिपीट हो रही है। तो टेल्स टाइम्स, तो यहाँ पर भी टी इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। तो जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट होगी आसपास के शब्दों में। जैसे काउंट और क्लॉक आसपास वाले शब्द हैं, नेबरिंग वर्ड्स हैं। टेल्स और टाइम्स नेबरिंग वर्ड्स है। जब नेबरिंग वर्ड्स में एक पर्टिकुलर साउंड रिपीट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। उसी तरह नेक्स्ट वाला जो है हमारा, इसमें क्या है, लीजा लव्ड लुक एट लिजार्ड्स इन द एक्वेरियम, कि जो लीजा है लव्ड टू लुक एट लिजार्ड्स इन द एक्वेरियम, इसमें क्या है, एल साउंड रिपीट हो रही है। लीजा, लीजा में क्या है, एल है। लव्ड में क्या है, एल है। लुक में भी एल साउंड आ रही है, लिजर्ड्स में भी एल साउंड आ रही है। तो इसमें जो एल साउंड है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। सो एक चीज का हमें याद रखना है हमेशा कि ये जो साउंड है ये इनिशियल साउंड होनी चाहिए, फर्स्ट लेटर ही होना चाहिए। सो इसमें क्या है, लीजा लव्ड टू लुक एट लिजर्ड्स, इसमें एल जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। सो वही है, जहां पर नेबरिंग वर्ड्स में 2 या 2 से ज्यादा बार एक ही साउंड रिपीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एलिट्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अच्छा, एक और टर्म है जिसको हम एसोनेंस बोलते हैं। एसोनेंस और एलिट्रेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होती है और एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी के लिए एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन पे आपने फोकस रखना है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। आई होप आपको एलिट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, एलेग्री। एलेग्री हम किसको बोलते हैं? An allegory is a narrative in which a character, place or event is used to deliver a broader message about real world issues and occurrences। मतलब क्या है, जो एलेग्री है वो एक तरह की नैरेटिव फॉर्म है जिसमें कि करेक्टर्स को, प्लेस को या फिर इवेंट्स को यूज किया जाता है, लोगों को, स्थान को या फिर इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं हैं उनको यूज किया जाता है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? रियल लाइफ में चल रहे इश्यूज या रियल लाइफ में हो रही घटनाओं को यूज करके जब एक ब्रॉडर मैसेज देना होता है, उस ब्रॉडर मैसेज को देने के लिए जब हम अलग अलग करेक्टर्स का, अलग अलग प्लेस का या अलग अलग इवेंट्स का यूज करते हैं, उसको हम एलेग्री बोलते हैं। आगे क्या है, एलेग्री अलाउज राइटर्स टू क्रिएट सम डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड द इश्यूज दे आर डिस्कसिंग। मतलब क्या है, एलेग्री एक ऐसी फॉर्म है जो राइटर को एक स्पेस देती है। किस चीज से स्पेस देती है?
बिटवीन themselves एंड द इश्यूज दे आर डिस्कसिंग। मतलब कि एलेग्री एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जो राइटर है वह डायरेक्टली किसी चीज के ऊपर कमेंट नहीं करता, वो इनडायरेक्ट वे में जिस चीज को वो डिस्कस कर रहा है, जिस इश्यू को वो डिस्कस कर रहा है, उसको इनडायरेक्ट वे में वो लिख सकते हैं। आगे क्या है, स्पेशली व्हेन दोज इश्यूज आर स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल और सोसाइटल रियलिटीज। मतलब कि इसमें एलेग्री में इश्यूज होते हैं, जो वो टॉपिक्स उठाते हैं, वो बेसिकली किस चीज़ से ज़्यादातर रिलेट करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज हो गए या सोसाइटल इश्यूज हो गए। कहने का मतलब है ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर डायरेक्टली लिखना या डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करना पॉसिबल नहीं, मैं कहूँगी डेंजरस होता है। तो उस डेंजर से बचने के लिए जब जो राइटर है वो इनडायरेक्ट वे में कमेंट करते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलेग्री बोलते हैं। आगे क्या है, समटाइम्स एलेग्रीज डिफरेंट कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट रियल लाइफ फिगर्स। कभी कभी क्या होता है, एलेग्री में यूज किए गए अलग कैरेक्टर रियल लाइफ फिगर्स को भी दर्शाते हैं। मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स देती हूँ इसके, फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि बेसिकली होता क्या है। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फार्म है जिसको कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा गया, इसमें रशियन रेवोल्यूशन को यूज किया गया था। मतलब कि रशियन रेवोल्यूशन जो हुई थी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जॉर्ज ऑरवेल ने एक वर्क लिखा। वो कौन सा लिखा, एनिमल फार्म। एनिमल फार्म बेसिकली एक क्रिटिसिज्म है, किस चीज का क्रिटिसिज्म है, रशियन रेवोल्यूशन का क्रिटिसिज्म है। आई होप ये वर्क आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो आप इसकी एक बार समरी जरूर पढ़ना, वहां से आपको ये टर्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो इस वर्क में हुआ क्या था, इसमें एनिमल कैरेक्टर को रखा गया था, जो एनिमल थे उनको एज अ कैरेक्टर पेश किया गया था। तो उसमें क्या था कि रशियन रेवोल्यूशन थी, अब वो इतनी उसके ऊपर डायरेक्टली लिखना पॉसिबल नहीं था, या डेंजरस हम कह सकते हैं कि वो डेंजरस था उसके ऊपर डायरेक्टली लिखना। तो इसीलिए जो ऑरवेल थे, ऑरवेल ने क्या किया, अपना एक प्लॉट तैयार किया और उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो कौन से कैरेक्टर लिए उन्होंने, एनिमल्स को। जैसे कि उन्होंने हॉर्स को अपना कैरेक्टर रखा, उन्होंने पिग को एज अ कैरेक्टर चूज किया, काओ हो गई, उसमें काफी सारे एनिमल्स थे। तो उन्होंने क्या किया, उन सब के थ्रू दिखाया कि किस तरह रशियन रेवोल्यूशन थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन कौन से उसमें कैरेक्टर, रियल लाइफ में कुछ कैरेक्टर भी थे। अब लियोन टॉस्की वो जो कैरेक्टर था उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कि जैसे सपोज कर लो अब हिटलर हुए थे या नेपोलियन हुए थे, अगर उनको उनके बारे में कुछ लिखना है राइटर को, तो वो क्या करेंगे, अपने नॉवल जो वो लिख रहे हैं या अपना कोई प्ले लिख रहे हैं उसमें क्या करेंगे, किसी एनिमल को वो लेंगे और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो किसके जैसे होंगे, नेपोलियन के जैसे होंगे। उसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हिटलर जैसे। जब उस एनिमल में, उस करेक्टर में हिटलर के या फिर नेपोलियन के करेक्टरिस्टिक होंगे, मतलब क्या है, वो एलेग्री है एक तरह की, जिसमें कि इनडायरेक्ट वे में नेपोलियन के ऊपर या हिटलर के ऊपर क्रिटिसिज्म उनका किया गया है। सो वही है एलेग्री, जब आप इनडायरेक्ट वे में रियल लाइफ में चल रहे इश्यूज को, रियल लाइफ में चल रहे इवेंट्स को, घटनाओं को इनडायरेक्ट वे में दर्शा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एलेग्री बोलते हैं। एनिमल फार्म इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार इसकी जाकर समरी जरूर पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, रोमांस। रोमांस क्या है, A romance is a narrative genre in literature that involves a mysterious, adventurous or spiritual storyline where the focus is on a quest that involves bravery and strong values. मतलब क्या है कि जो रोमांस है वह एक नैरेटिव जॉनर है लिटरेचर में, जिसमें कि क्या होता है, मिस्टीरियस, एडवेंचरस और स्पिरिचुअल स्टोरी लाइन होती है, जिसकी स्टोरी कैसी होगी, या तो वो मिस्टीरियस होगी, रहस्यात्मक होगी, या एडवेंचरस होगी, या फिर स्पिरिचुअल भी हो सकती है। और उसका जो मेन फोकस है, मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर रहता है, क्वेस्ट के ऊपर। क्वेस्ट क्या होता है, किसी चीज़ की खोज, किसी चीज़ की तलाश करना, कि जो मेन उसका फोकस होगा वो क्वेस्ट के ऊपर रहेगा, दैट इन्वॉल्व्स। और उस क्वेस्ट को, उस खोज को, उस चीज़ की तलाश में
कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्रेवरी आएगी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है। कोई भी करेक्टर है जब किसी चीज़ की तलाश में निकलता है उसकी ब्रेवरी को दर्शाया जाएगा, उसके एडवेंचर्स को दर्शाया जाएगा। आगे क्या है, नॉट ऑलवेज अ लव इंटरेस्ट, मतलब क्या है कि रोमांस का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि उसमें लव एंगल्स को दिखाया जाएगा। जब हम किसी इंसान की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की ब्रेवरी को, उसके एडवेंचर्स को डिस्कस करते हैं, उसको लिटरेचर में रोमांस बोला जाता है। सो आगे क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोमांस इज अ स्टोरी इन विच द मेन कैरेक्टर इज अ हीरो। कि रोमांस का एक जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, हीरो है, हु मस्ट कॉन्कर वेरियस चैलेंजेस, जो कि काफ़ी सारे चैलेंजेस को जीतता है एज अ पार्ट ऑफ क्वेस्ट। पार्ट ऑफ क्वेस्ट मतलब कि अपने क्वेस्ट के रूप में वह काफ़ी सारे चैलेंजेस को जीतता है। अब यहाँ से मुझे नहीं पता आपको समझ आया है कि नहीं, मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ, वहाँ से शायद आपको पता लग जाए एग्जैक्टली कि रोमांस होता क्या है। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो कोई नाइट है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। सो वो क्या करता है, उनका जो किंगडम था उसके किंगडम से जो शत्रु थे, शत्रुओं ने क्या किया था, एनिमीज ने क्या किया था, नाइट के किंगडम से उनकी जो विरासत थी कोई, उस विरासत को एनिमी चुरा के भाग जाते हैं। सो अब जो नाइट है वो क्या करेगा, वो अपने किंगडम से निकलेगा कि मेरी जो विरासत है, हमारी जो किंगडम की विरासत है जिसको एनिमी चुरा के ले गए हैं, उसको मैं वापस लेके आऊंगा। सो उस खोज में जब ये नाइट निकलता है, जाते हुए वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे प्लेस से, किसी ऐसे डेंजरस प्लेस से निकल कर जाएगा जहां पर थीव्स हैं, जहां पर चोरों का इलाका है। उस चोरों के इलाकों से निकलने के लिए उसको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, उसको कुछ फाइट्स भी लड़नी पड़ेंगी, पर वो किसी तरह सब चीज़ों के ऊपर विजय पाएगा, सब चीज़ों को कॉन्कर करेगा और वो इस सिचुएशन से निकल जाएगा। उसके बाद वो सेकंड जब अपनी जर्नी में वो आगे बढ़ता है, आगे क्या होगा, वो एक बड़ा लंबा माउंटेन है, ऊंचा माउंटेन है, और उस ऊंचे माउंटेन की वो चढ़ाई कर रहा है। जब वो जा रहा है, रास्ते में उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलेगा जो कि किसी मुसीबत में होते हैं। तो ये जो नाइट है वो किसी तरह उन लोगों की हेल्प करेगा, उनको रेस्क्यू करेगा और उनको उस मुसीबत से बचाएगा। सो यहाँ पर उसकी ब्रेवरी दिखाई गई है, यहाँ पर भी दिखाया गया कि किस तरह वो एक ब्रेव पर्सन था और वो किस तरह लोगों की हेल्प करता है। फाइनल स्टेज स्टोरी का क्या है कि फाइनली ये जो नाइट है ये अपने एनिमी के किंगडम में पहुंच जाता है। एनिमी के किंगडम में पहुंचता है, वहां पे उसको एक लड़की मिलती है जिसकी जो कि किसी प्रॉब्लम में है। ये जो नाइट है ये उस लड़की की हेल्प करेगा। हाँ, ये उसको पसंद भी करेगा, या फिर ऐसे हो सकता है कि जब ये नाइट है ये उस अपने एनिमी के किंगडम में जाएगा, वहां उसको एक लड़की मिली जो लड़की को इसके बारे में, नाइट के बारे में सब पता चल जाता है और वो नाइट की हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लव ट्रायंगल जरूर दिखाया गया, बट जो स्टोरी का मेन फोकस है वो क्या है, वो लव ट्रायंगल नहीं है। वो क्या है कि किस तरह ये जो नाइट है ये काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करता है, जाते हुए लोगों की मदद भी करता है, किस तरह ये अपने एनिमी के किंगडम में जाकर वहाँ से अपनी विरासत को वापस लेकर आता है। मतलब कि उसकी ब्रेवरी का जो किस्सा है, उसकी जो एडवेंचर जो उसके रास्ते में उसने किए हैं, उन सब की जो स्टोरी है उसको रोमांस बोलते हैं। थोड़ा बहुत लव ट्रायंगल भी आ सकता है, बट ये जो लव ट्रायंगल है ये स्टोरी का मेन मकसद नहीं है, ये मेन फोकस नहीं है। मेन फोकस क्या है, क्वेस्ट है, उसकी वो जो तलाश है, उसकी वो जो खोज है, जिस चीज़ के लिए वो गया, वो मेन फोकस है स्टोरी का। सो ये जो क्वेस्ट की तलाश में निकला हुआ है नाइट, उसकी जो ब्रेवरी है, इन सब को ओल्ड इंग्लिश में रोमांस बोला जाता था। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्रॉनिकल। क्रॉनिकल क्या होता है, क्रॉनिकल इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स। वैसे मैं क्रॉनिकल आपको पहले भी समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, अब मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, जस्ट आपको एक आउटलाइन ही यहाँ पे दे रही हूँ कि क्रॉनिकल क्या है। क्रॉनिकल इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स, रियल और इमेजिन, दैट आर टोल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब क्या है कि क्रॉनिकल एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, किसी भी घटनाओं का हिस्टोरिकल अकाउंट है। वो इमेजिनरी भी हो सकता है और वो रियल भी हो सकता है।
दैट आर टोल्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसको कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिखा गया है। जो घटना जब हुई उसको क्रोनोलॉजिकल, उसको उसकी घटना के क्रम में लिखा गया है, उसको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। मतलब क्या है? मीन्स फर्स्ट टू लास्ट दे आर अकर इन टाइम। मतलब क्या हुआ कि पहले कौन सी घटना हुई, जो पहले घटी है उसको पहले लिखा जाएगा, जो बीच में घटी है उसको बीच में, जो लास्ट में घटी है उसको लास्ट में। मतलब क्या है? उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। It typical records events as witnessed or understood by the person writing the chronicle। मतलब क्या है? ये जो रिकॉर्ड होता है ये किस तरह से लिखा जाता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, एक बार फिर से बता रही हूँ, क्रॉनिकल क्या है? जब पुराने टाइम में हुए या फिर हमारी हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को, उन इंसिडेंट्स को जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी भी घटना को, किसी भी हिस्ट्री को लिखने को हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल बोलते हैं। सो ये जो घटनाएं हैं, ये जो इन्होंने लिखा है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है और ये रियल भी हो सकता है। और ये किस चीज़ के ऊपर? ये जरूरी नहीं है कि जो भी उस बुक में लिखा गया है, जो भी क्रॉनिकल में लिखा गया है वो सब कुछ सही है या वो सब कुछ सच है। ये क्रॉनिकल किस बेसिस पे लिखे जाते थे? जो भी पर्सन इस चीज को लिख रहा है, क्रॉनिकल को लिख रहा है, चाहे वो विटनेस्ड है उस घटना का, चाहे उसने वो घटना अपनी आंखों से देखी है, जैसी भी उसको देखने में वो लगी, या फिर जो भी उसको समझ आया, वो उसको अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन या विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। जब जो राइटर है वो किसी भी घटना को जो उसको समझ में आती है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक जगह लिखता है, उसको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। उसमें वो किसी तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं देता, उसमें वो किसी तरह के तथ्य या लॉजिक नहीं ढूंढता, वो जस्ट जो उसको समझ आया है, हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं, जो उसको समझ आए हैं, जिस तरीके से उसने समझे हैं, जब वो उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल्स बोलते हैं। सो गाइज, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको जस्ट इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको चौसर एज शुरू कराऊंगी। चौसर एज की जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, जितना भी जो भी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही कराऊंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सब कुछ, बट फिर भी अगर कोई इसमें ऐसी टर्म है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और एक और बात, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।